हेलो एवरीवन। सो गाइस, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एक न्यू चैप्टर एंड दैट इज़ योर करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी को मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाता हूँ कि ये करंट इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली होता क्या है ना। इसके बारे में हम लोग सीखना स्टार्ट करते हैं। बेसिकली देखो, अगर मैं आपसे बात करूँ तो आपने जो आपका फर्स्ट चैप्टर था ना, हमने क्लास ट्वेल्थ में ही जो आपका फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा, कौन से थे वो आपके बताओ। तो अगर मैं बात करूँ तो जो हम लोगों ने क्लास ट्वेल्थ में आपके दो चैप्टर्स थे, कौन कौन से? तो फर्स्ट चैप्टर जो आपका था ना, वो था आप लोगों का कौन सा? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड वाला, है ना। कौन सा चैप्टर था आपके पास में? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो एक चैप्टर तो हमने ये पढ़ा था, कौन सा वाला? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ठीक है, और जो आपका सेकंड, ये कौन सा चैप्टर था आप लोगों का? चैप्टर नंबर 1। ठीक है, ये था हमारे पास में चैप्टर नंबर 1। तो फर्स्ट चैप्टर कौन सा था आपके पास में? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। और एक और चैप्टर आता है आपके पास में, जो कि हमारे पास में सेकंड चैप्टर था, वो था आप लोगों का कौन सा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो बेसिकली ये जो था ना आप लोगों का, ये कौन सा चैप्टर था आप लोगों का? ये था आपके पास में चैप्टर नंबर 2। ठीक है, तो ये जो हम लोगों ने दो चैप्टर्स पढ़े थे ना, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, बेसिकली इन दोनों ही चैप्टर्स में अगर मैं इन दोनों ही चैप्टर्स की बात करूँ आप लोगों के पास में, तो इन दोनों ही चैप्टर्स में जो आपका चार्ज था, है ना, जो आपके पास में क्या था? आपका इलेक्ट्रिक चार्ज था। ठीक, क्या था आपके पास में? इलेक्ट्रिक चार्ज था। वो इलेक्ट्रिक चार्ज किस पे था? एट रेस्ट पे। इलेक्ट्रिक चार्ज एज इज एट रेस्ट पे। मतलब जो आपका चार्ज था ना, ठीक है, वो चार्ज किस पे था आप लोगों का? रेस्ट पे था। और जब आपका इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट पे होता है ना, तो तब हम लोगों ने जो ब्रांच पढ़ी थी फिजिक्स की, उसको हम लोग नाम देते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, जिसमें बेसिकली ये जो आप लोगों का इलेक्ट्रो वर्ड है ना, इस इलेक्ट्रो वर्ड का मतलब क्या होता था? इलेक्ट्रिक चार्ज। और स्टैटिक्स वर्ड का मतलब क्या होता था हमारे पास में? एट रेस्ट। ठीक है, तो बेसिकली जब आपका इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट पे होता है ना, तो उस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को हम लोग नाम देते थे किसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने ये दो चैप्टर्स पढ़े थे, कौन कौन से? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अब जो हमारे पास में आपका चैप्टर नंबर 3 है, ये चैप्टर नंबर 3 कौन सा है बताओ आप लोगों का? ये चैप्टर नंबर 3 हमारे पास में करंट इलेक्ट्रिसिटी। और ये वाला जो चैप्टर है ना आपके पास में, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये है आप लोगों का चैप्टर नंबर 3। तो ये है हमारे पास में कौन सा? चैप्टर नंबर 3। और ये जो आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है ना, इस करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, जो हमारे पास में क्या होगा बताओ? इलेक्ट्रिक चार्ज होगा। वो इलेक्ट्रिक चार्ज किस में आ जाएगा आप लोगों का? इज इन मोशन। ये इलेक्ट्रिक चार्ज किस में आ जाएगा बताओ आप लोगों का? मोशन में आ जाएगा। ठीक है, तो जब आपका इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन में होता है ना, तो उस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स का। ठीक है, उसको हम लोग नाम देते हैं किसका? इलेक्ट्रोडायनामिक्स। अब इलेक्ट्रोडायनामिक्स में इलेक्ट्रो वर्ड का मतलब तो आप समझ ही चुके हो। इलेक्ट्रो वर्ड का मतलब क्या होता है बताओ आपके पास में? दैट इज योर इलेक्ट्रिक चार्ज। और डायनामिक्स का मतलब क्या होता है बताओ हमारे पास में? डायनामिक्स का मतलब होता है इन मोशन, है ना। तो सिंपल सी बात ये है कि जब आपका चार्ज मूव करने लग जाए, जब आपका चार्ज क्या करे? मूव करे। तो ये हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। मतलब बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या बात करनी है आपको? जो करंट इलेक्ट्रिसिटी होगी ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपका जो चार्ज होगा वो मोशन में होगा। और जब कभी भी चार्ज मोशन में होता है, तो उस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोडायनामिक्स बोलते हैं। तो आई होप आपको ना ये इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा कि हम लोग बेसिकली इस चैप्टर में करने क्या वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में क्या? चैप्टर का इंट्रोडक्शन।
ठीक है। अब देखो, अब आप बोलोगे सर कि ये करंट बार बार आ रहा है, तो ये करंट का मतलब क्या होता है ना। अगर हम बात करें इस इलेक्ट्रिक करंट की, तो सर ये इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है हमारे पास में। तो अब हम लोग समझने वाले हैं बेसिकली नेक्स्ट टॉपिक आपका, एंड दैट इज योर इलेक्ट्रिक करंट। बिल्कुल आराम से मेरे साथ पढ़ते जाना, ये चैप्टर एकदम मस्त हो जाएगा आप लोग का। आराम से पढ़ा रहा हूँ मैं, टेंशन मत लेना, ठीक है। कोई जल्दी नहीं है, आराम से पढ़ेंगे इस चैप्टर को, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट की। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट का जो सिंबल होता है, मतलब इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसको आप लोग कैपिटल आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो स्मॉल आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो सिंबल तो आप लोगों पे डिपेंड करता है भाई साहब, आप कैपिटल आई से इसको रिप्रेजेंट करो या स्मॉल आई से इसको रिप्रेजेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको इसका सिंबल तो क्लियर होगा। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है बेसिकली। पहले मैं आपको ये समझाता हूँ, है ना। जैसे मान लो आपके पास में क्या है, कोई एक कंडक्टर है। लेट से मेरे पास में क्या है, इस तरीके से कोई एक कंडक्टर है। तो मैंने बोला कि मेरे पास में एक कंडक्टर है। कंडक्टर समझते हो आप लोग, है ना। कंडक्टर आप लोग समझते होंगे। देखो, कंडक्टर्स का मतलब क्या होता है, जिसमें से आपका करंट फ्लो हो सके, है ना। तो ये क्या है आपके पास में एक, इस तरीके से क्या बना दिया बताओ मैंने, ये आपके पास में एक कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब क्या होता है सर, कंडक्टर का मतलब होता है विच कैन फ्लो करंट, जो आपका क्या फ्लो कर सकता है, विच कैन फ्लो करंट, जो आपका करंट फ्लो कर सकता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर। जैसे आप अपने घरों में देख लो, जो आपकी कॉपर की वायर होती है, उस कॉपर की वायर में से क्या जाता जा रहा है, आप लोगों का करंट जाता जा रहा है। और क्योंकि उस कॉपर की वायर में से करंट जा रहा है, तो इसका मतलब वो कंडक्टर है। लेकिन अगर आपकी किसी कॉपर की वायर पे आपने देखा है कि प्लास्टिक का कोई कवरिंग चल रखी है, प्लास्टिक की कोटिंग हो रखी है, तो वो प्लास्टिक आपका इंसुलेटर है। समझ रहे हो बात को। तो ये जो आप लोगों का बेसिकली, ये मैंने ले लिया ना एक प्रकार का कि आप लोगों का कंडक्टर है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इस कंडक्टर को मैंने एक बैटरी से जोड़ दिया, है ना। ये बैटरी का, ये देखो जो बड़ा वाला, ये जो बड़ा वाला डंडा होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। और ये जो आपका छोटा वाला डंडा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बैटरी का क्या, नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इसको एक बैटरी से जोड़ दिया। तो ये जो आपका कंडक्टर है, इस कंडक्टर को मैं जोड़ चुका हूँ एक बैटरी से। यहाँ तक आपको बात समझ में आ चुकी होगी कि मैंने क्या करा, बेसिकली एक कंडक्टर लिया और उस कंडक्टर को मैंने एक बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है सर, यहाँ तक भी ठीक है। अब देखो, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है, तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे भी कौन सा चार्ज आएगा, आपका नेगेटिव चार्ज आएगा। और यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, तो यहाँ पे भी कौन सा चार्ज आएगा बताओ आप लोगों का, पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। इतना पॉइंट तो आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है सर। अब मुझे एक बात बताओ कि नेगेटिव चार्ज बोलने का मतलब है कि यहाँ पे आप लोगों के इलेक्ट्रॉन्स है। भाई, नेगेटिव चार्ज बोलने का मतलब क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ही तो होंगे। आप सबको पता है ना, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मैं आपसे बोलूँ अगर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को तो पहले हम लोग अगर बात करें, तो इलेक्ट्रॉन पे हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं कि नहीं करते बताओ, इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके ऊपर माइनस चार्ज हो जाता है। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है आप लोगों का, दैट इज योर -1.6 इंटू 10⁻⁻19। और चार्ज की यूनिट कूलाम होती है, तो उसके लिए हम लोग सी लिख लेते हैं। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है ना, वो नेगेटिव होता है, ये बात आप लोग याद रखना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है हमारे पास में, नेगेटिव होता है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो नेगेटिव होता है, ये बात तो आई होप आपको पता ही होगी, है ना। तो देखो, अब मैंने क्या बोला कि इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है आप लोगों का, है ना। जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है आप लोगों का, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है सर। तो यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन सब पे नेगेटिव चार्ज है। देखो, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, इन सब पे नेगेटिव चार्ज है। अब क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है, तो ऑब्वियस सी बात है, ये पॉजिटिव की तरफ फ्लो करेंगे कि नहीं करेंगे बताओ, इस तरीके से। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आप लोगों के, ये माइनस से किसकी तरफ चलने लग जाएंगे बताओ, प्लस की तरफ चलने लग जाएंगे, है ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, इलेक्ट्रॉन्स माइनस से किसकी तरफ जाएंगे, यहाँ पे प्लस की तरफ जाएंगे। अब आप बोलोगे, जैसे ना मैं इस कंडक्टर में से क्या कर लूँ, इस कंडक्टर का मैं कोई भी यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया देखो, जैसे मान लो इतना एरिया मैंने इसका ले लिया, मान लो ये जो कंडक्टर है ना आप लोगों का, इस कंडक्टर का इतना एरिया मैंने ले दिया।
अब देखो इस एरिया को क्या बोलते हैं बेसिकली, इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, क्रॉस सेक्शन एरिया। अब आपके माइंड में सवाल आएगा कि सर ये क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो जैसे मान लो आपके पास में कोई तना है ना, इस तरीके से आपके पास में कोई तना था। अब उस तने को आप ऐसे बीच में से काट दो, तो जब आप बीच में से उसको काटोगे तो आपको कुछ ऐसा फील होगा, बताओ वो ऐसा। अब क्योंकि कट चुका है तो ये बीच में से कट चुका होगा ना इस तरीके से, तो ये जो आपको इस तरीके से गोला टाइप का दिख रहा है ऐसे, ये जो आपको गोला टाइप का दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं, क्योंकि देखो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन का मतलब उसमें नेगेटिव चार्ज है, मतलब चार्ज तो है ना भाई। एक बात बताओ, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, जैसे मैं आपसे पूछूं चार्ज ऑन प्रोटॉन, तो चार्ज ऑन प्रोटॉन सर कितना होता है। पहले तो प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है ना उसको हम लोग P प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बताओ, P प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, और उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो दैट इज योर पॉजिटिव चार्ज। ये कौन सा चार्ज है हमारे पास में, पॉजिटिव चार्ज हो गया। और कितना चार्ज होता है प्रोटॉन का, भाई जितना चार्ज आप लोगों का इलेक्ट्रॉन का होता है उतना ही होता है, बस पॉजिटिव में होता है, मतलब प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, बस इतना चार्ज आपका प्रोटॉन का आ जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना चार्ज किसका होता है बताओ, हमारे पास में प्रोटॉन का होता है। तो मतलब प्रोटॉन पे भी आपका देखो चार्ज है कि नहीं है, तो चाहे आपका इलेक्ट्रॉन हो चाहे आपका प्रोटॉन हो, है तो दोनों पे चार्ज ही ना। तो एक्चुअल में तो आप चार्ज की बात कर रहे हो, तो ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है ये क्या एक प्रकार का चार्ज है। अब देखो ये जो चार्ज है, ये चार्ज देखो मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो है इधर की तरफ चल रहे हैं, माइनस से प्लस की तरफ चल रहे हैं, तो जो आप लोगों का चार्ज है वो चार्ज आपका इस क्रॉस सेक्शन एरिया से पास करेगा कि नहीं करेगा। भाई अभी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, थोड़ी देर बाद आपके ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, है ना। तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया से अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन पास हुए, और इलेक्ट्रॉन पे क्या है बेसिकली आप लोगों का चार्ज। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस क्रॉस सेक्शन एरिया से आप लोगों के कितने इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में पास हुए, तो उसी को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, तो इलेक्ट्रिक करंट को आप डिफाइन कर सकते हो कि कितना चार्ज आपका फ्लो हुआ है ना, चार्ज फ्लोन, कितना चार्ज आपका, देखो ये इलेक्ट्रॉन पे क्या है, चार्ज ही तो है, तो चार्ज आपका फ्लो हो रहा है ना, तो चार्ज फ्लोन इन 1 सेकेंड through the cross section area of the कंडक्टर। मतलब ये जो आप लोगों का कंडक्टर है ना, इस कंडक्टर के इस क्रॉस सेक्शन एरिया में से 1 सेकंड में कितना चार्ज आपका पास हुआ, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आप लोगों की इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन, एकदम चमचमाती हुई डेफिनेशन। तो आई होप आपको इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन तो समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, अब देखो, तो इलेक्ट्रिक करंट को आपने क्या बोला सर, इलेक्ट्रिक करंट के हम लोग अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या हो चुका है बताओ आप लोगों का। भाई इलेक्ट्रिक करंट का मतलब हो गया आप लोगों का कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, ये तो बोल रहा है चार्ज फ्लोन इन 1 सेकेंड, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कितना चार्ज आपका फ्लो कर रहा है, चार्ज कितना आप लोगों का फ्लो किया और कितने सेकंड में, और सेकंड क्या होता है टाइम, तो चार्ज अपॉन टाइम, यही फॉर्मूला बन चुका है आप लोगों का इलेक्ट्रिक करंट का। तो इलेक्ट्रिक करंट का क्या फॉर्मूला आ चुका है बताओ हमारे पास में, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला आ चुका है सर आपके पास में चार्ज अपॉन टाइम। अब इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं बताओ, आई से। चार्ज का क्या सिंबल हो जाएगा, क्यू, चार्ज का सिंबल क्यू होता है ना, चार्ज का सिंबल क्या हो जाएगा क्यू, और टाइम के लिए क्या लिख दोगे आप लोग टी, तो आई का फॉर्मूला क्या बन चुका है बताओ आपके पास में, क्यू बाई टी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला था चार्ज बाई टाइम, और आई का फॉर्मूला क्या बन चुका है आपके पास में, क्यू बाई टी। अच्छा आप यहाँ से एक चीज़ देखो, आप इसकी एसआई यूनिट भी निकाल सकते हो, एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक करंट की। देखो एसआई यूनिट आप इलेक्ट्रिक करंट की जैसे निकालोगे, आई का फॉर्मूला है ना हमारे पास में, मुझे एक बात बताओ आप लोग, ये क्यू क्या है, चार्ज, क्यू क्या है बताओ आपके पास में, चार्ज है कि नहीं है, और चार्ज की यूनिट क्या होती है बताओ आपके पास में, कूलाम।
चार्ज की यूनिट कूलाम होती है ना हमारे पास में, अपॉन में नीचे क्या है बताओ आप लोगों का टाइम, टी क्या आपके पास में टाइम है कि नहीं है, और टाइम की यूनिट क्या होती है बताओ आपके पास में, टी क्या है यहाँ पे टाइम है ना, और टाइम की यूनिट क्या होती है बताओ हमारे पास में, सेकंड। तो टाइम की यूनिट क्या है बताओ हमारे पास में, सेकंड। तो ये जो आपका फॉर्मूला बन चुका है क्या, कूलाम अपॉन में कितना, सेकंड, यही आपकी एसआई यूनिट हो जाती है करंट की। तो कूलाम पर सेकंड, और कूलाम पर सेकंड को याद रखना हम लोग कहते हैं एम्पियर। तो कूलाम पर सेकंड का ही एक नाम होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, एम्पियर बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज योर एम्पियर। और इसका सिंबल क्या होता है हमारे पास में, कैपिटल ए हो जाता है, ठीक है। तो याद रखना जो इलेक्ट्रिक करंट है ना, इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या है बताओ आपके पास में, तो इसकी अगर हम लोग एसआई यूनिट की आपके पास बात करें, तो एसआई यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट की, दैट इज योर एम्पियर। आई होप आपको इतना पॉइंट समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो एसआई यूनिट आपको समझ में आ चुकी है ना, इलेक्ट्रिक करंट की क्या होती है, एम्पियर होती है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग बात समझ चुके हैं अगर, तो फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और आगे हम लोग बात करेंगे कि जो आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है ना, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन के बारे में तो हम लोग बात करते हैं, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा आपके पास में कौन सा वाला, ये आ जाएगा हमारे पास में डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है ये मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो जैसे मान लो आपके पास में क्या है, एक बैटरी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास में, पहले आप एक कंडक्टर ले लो, तो लेट से ये मेरे पास में एक कंडक्टर है ना, ये मेरे पास में कंडक्टर है। इस वाले कंडक्टर का ये वाला जो टर्मिनल है आपका, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, बड़ा वाला पॉजिटिव होता है ना, और छोटा वाला क्या होता है हमारे पास में, नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो ये वाला आपका नेगेटिव टर्मिनल है। तो अगर ये प्लस है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे भी कौन सा चार्ज आ जाएगा आप लोग का, पॉजिटिव चार्ज। और ये नेगेटिव है तो यहाँ पे भी कौन सा चार्ज आ जाएगा बताओ, आपका नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज बोलने का मतलब है कि यहाँ पे क्या होंगे आप लोगों के, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना, क्या होंगे आपके पास में बेसिकली यहाँ पे, इधर की साइड पे आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस तरीके से। तो यहाँ की साइड पे तो आपके पास में इलेक्ट्रॉन्स है। अब जो ये आपके इलेक्ट्रॉन्स है ना, ऑब्वियस ही बात है नेगेटिव से किसकी तरफ जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ सर। तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स आपके किसकी तरफ जाएंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो हम बोलेंगे जो ये आपके इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है, क्या बोल सकते हो आप लोग, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो हो रहा है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहाँ से कहाँ हो रहा है बताओ। अच्छा टर्मिनल का मतलब क्या होता है, एंड। अगर मैं आपसे बात पूछूँ ना टर्मिनल की, तो टर्मिनल का मतलब क्या होता है आप लोगों का, एंड होता है। जैसे देखो ये वाला एंड आपने क्या बोल दिया भाई, कंडक्टर का ये वाला एंड नेगेटिव, ये वाला एंड पॉजिटिव। तो टर्मिनल का मतलब होता है एंड पॉइंट, ठीक है। टर्मिनल का मतलब क्या होता है आपके पास में, एंड पॉइंट होता है, ये भी आप लोग याद रखना। तो अब आप अगर ध्यान से देखो, तो जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहाँ से कहाँ हो रहा है बताओ, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है सर नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहाँ से कहाँ हो रहा है बताओ, नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ हो रहा है ना। तो याद रखना जो आपका करंट होगा ना, करंट, वो करंट आपका प्लस से माइनस की तरफ फ्लो होगा, ऐसे समझ रहे हो बात को। जो आपका करंट होगा ना, अगर मैं बात करूँ करंट की, करंट, तो करंट का फ्लो कहाँ होगा बताओ आप लोग का, फ्लो ऑफ करंट की अगर हम लोग बात करें, तो फ्लो ऑफ करंट कहाँ से कहाँ होगा बताओ आप लोग का, ये हो जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। समझ गए बात को, मतलब यहाँ से प्लस से माइनस की तरफ। तो एक चीज देखो, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहाँ से कहाँ हो रहा है बताओ, नेगेटिव से पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव, और करंट का फ्लो हो रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव। तो एक पॉइंट आप नोट लिख के ये भी तो बोल सकते हो कि जो करंट का फ्लो है वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है कि नहीं हो रहा बताओ। यस सर। तो हम बोल सकते हैं करंट
ऑलवेज फ्लो, करंट ऑलवेज फ्लो, जो आपका करंट होता है ना वो हमेशा फ्लो होता है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में जो चीज़ आपकी फ्लो होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट तो क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट की, हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के ऑपोजिट। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं और इसके बाद हम लोग समझने पे आएंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट आपका कितने टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट आपका कितने टाइप का होता है ये हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। देखो सबसे पहला जो आपका टाइप आता है ना इलेक्ट्रिक करंट का, वो आता है आपके पास में एवरेज करंट। तो सबसे पहला जो हमारे पास में टाइप आता है करंट का, वो कौन सा टाइप आता है बताओ आप लोगों का, दैट इज योर एवरेज करंट। याद रखना जो आपका एवरेज करंट होता है ना, एवरेज करंट को हम लोग हमेशा आई एवरेज से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब चाहे तो आप कैपिटल आई एवरेज से रिप्रेजेंट कर लो, क्योंकि करंट का सिंबल आई भी होता है, तो आप चाहे तो इसको कैपिटल आई एवरेज से रिप्रेजेंट कर लो, और या तो फिर चाहो तो आप लोग इसको स्मॉल आई एवरेज से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। तो ये होता है आप लोगों का एवरेज करंट। अब एवरेज करंट होता क्या है ये तो हम लोगों को समझना पड़ेगा ना यार, तो वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो जैसे मान लो, मैं आपको एवरेज करंट समझाता हूँ। जैसे मान लो कि आपके पास में जैसे कोई ये बोले, देखो एवरेज करंट पहले तो आपको कब देखने को मिलेगा, कब आपको समझ आएगा कि यार क्वेश्चन में मुझे एवरेज करंट पूछ रहा है। तो याद रखना जैसे वो ये बोले कि मान लो जैसे ये अगर आपसे कहे कि जब आपका टाइम 0 सेकेंड है, टाइम पहले आपके पास में 0 सेकेंड है और फिर आपका टाइम कितना हो गया 3 सेकेंड। तो जब मान लो टाइम आपका 0 सेकेंड था तो चार्ज भी कुछ फ्लो होगा हो ना, तो चार्ज मान लो आपका कितना फ्लो हो रहा था 2 कूलाम का। और जब आपका टाइम 3 सेकेंड हो गया तो चार्ज कितना फ्लो हो गया आप लोग का 5 कूलाम का। तो मतलब क्या है कि जब आपसे कोई ये पूछे कि टाइम आपका जब 0 से 3 सेकेंड हुआ तो चार्ज आपका 2 से 5 कूलाम तक हुआ, तो मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब जब वो आपसे ये पूछेगा तो इस कंडीशन में आपसे वो पूछेगा कि अब कितना करंट फ्लो हुआ होगा। मतलब जैसे वो आपसे ये पूछे कि जब टाइम आपका 0 था और अब आपका टाइम 3 हो गया, तो बताओ कितना करंट आपका फ्लो हुआ होगा, है ना। इस तरीके से जब आपसे पूछे, मतलब पहले आपका जो टाइम था उसको मैं T1 बोल देता हूँ, और T1 टाइम के बाद कितना टाइम हो चुका है आप लोगों का T2 टाइम। मतलब जब भी आपको 2 पॉइंट दे दे, जब भी आपको कितने पॉइंट्स दे दे, 2 पॉइंट्स दे दे, तो 2 पॉइंट्स के लिए हमेशा याद रखना आप लोग कि आपको कौन सा करंट निकालना पड़ेगा बताओ, एवरेज करंट निकालना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को। अब ये एवरेज करंट कैसे निकलेगा बताओ, तो आई एवरेज निकलेगा कैसे, बहुत सिंपल है। देखो देखो पहला वाला जो टाइम है उसको मैं T1 कह देता हूँ, दूसरा वाला जो टाइम है उसको मैं T2 कह देता हूँ। पहला वाला जो चार्ज है उसको Q1 कह देता हूँ और दूसरा वाला जो चार्ज है उसको मैं Q2 कह देता हूँ, ठीक है। तो अब आई एवरेज का निकालने का, देखो एवरेज निकालने का हमेशा एक फॉर्मूला होता है। देखो आई का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, आई का फॉर्मूला होता है सर Q/T, अभी हमने पढ़ा ना फॉर्मूला। करंट का फॉर्मूला होता है ना चार्ज बाई टाइम। देखो अभी तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है आई का, यहाँ देखो आई का क्या फॉर्मूला पढ़ा आप लोगों ने, Q/T। तो यही फॉर्मूला तो लगा रहा हूँ जस्ट मैं। तो अब देखो एवरेज करंट की अगर मैं बात करूँगा तो भाई आई का फॉर्मूला तो आप पढ़ चुके हो सर, Q/T होता है। तो आई का फॉर्मूला कितना हो जाएगा Q/T। लेकिन यहाँ पे एवरेज की बात हो रही है। देखो एवरेज की बात का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो मैं उत्तराखंड से दिल्ली जाता हूँ। अब उत्तराखंड से जब मैं दिल्ली जा रहा हूँ तो एक मेरी एवरेज स्पीड होगी कि नहीं होगी यार, कि ओवरऑल में कितनी स्पीड से चला। मान लो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला या 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला, तो वो एवरेज स्पीड है ना आपकी। तो एवरेज हमेशा 2 पॉइंट के बीच में ही निकलती है, जैसे एक पॉइंट उत्तराखंड हो गया, दूसरा पॉइंट आपका दिल्ली हो गया, तो 2 पॉइंट के बीच में ही तो आपका एवरेज निकलता है। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करना है आप लोगों को, देखो फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों का, करंट का फॉर्मूला Q/T। लेकिन चार्ज भी यहाँ पे दो है ना, एक आपका Q2 चार्ज है, तो बाद वाला चार्ज कौन सा है Q2, तो पहले लिखो Q2, और पहले वाला चार्ज कितना है बताओ आप लोगों को Q1, और उसको माइनस कर दो Q2 माइनस Q1, क्योंकि आई का फॉर्मूला होता है ना यार Q/T। तो पहले Q लिखा Q2 माइनस Q1। अब देखो टाइम कितना है पहले आप लोगों का T2,
और बाद में टाइम कितना हो गया आप लोगों का T1। तो Q2 की वैल्यू कितनी आ चुकी है बताओ आप लोगों की? Q2 की वैल्यू है आप लोगों की 5। Q1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 2। पहले वाला टाइम कितना था आप लोगों का 3। पहले वाला टाइम कितना है हमारे पास में 3। और दूसरे वाला टाइम कितना था आपके पास में 0। तो 3 माइनस 0, 5 माइनस 2 कितना हो गया 3। 3 माइनस 0 कितना हो गया 3। 3 से 3 कैंसिल, तो कितना एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है आप लोग का? 1 एम्पियर का करंट। समझे आप बात को? तो इस तरीके से हम लोग एवरेज करंट निकालते हैं। मतलब एवरेज करंट निकालने का जो फॉर्मूला है आप लोगों का, वो एवरेज करंट निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया? देखो यहाँ से देखो, एवरेज करंट निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया? Q2 माइनस Q1 अपॉन में T2 माइनस T1। तो Q2 माइनस Q1 अपॉन में कितना आ चुका है बताओ? T2 माइनस T1। और याद रखना ये जो Q2 माइनस Q1 है ना, इसको ऐसे डेल्टा Q भी लिख सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे डेल्टा Q, डेल्टा का मतलब क्या बताता है? एवरेज ही बताता है। और T2 माइनस T1 को क्या लिख सकते हो आप लोग? डेल्टा T भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में आई एवरेज का फॉर्मूला। तो अगर आपको एवरेज करंट निकालना है ना, तो इस तरीके का फॉर्मूला आपको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में कौन सा? एवरेज करंट। तो आई होप आपको जब एवरेज करंट निकालना है तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको एवरेज करंट कैसे निकालना है, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ इस पर, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ यार एक्चुअल में हमें एवरेज करंट निकालना कैसे है ना, ताकि आपको फील आ जाए कि हाँ यार एवरेज करंट निकलता कैसे है। एक एग्जाम्पल इस पर करते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ ताकि आपका एवरेज करंट एकदम क्लियर हो जाए। देखो बात समझो, जैसे मान लो मेरे पास में कोई क्यू चार्ज है ना, कोई आपके पास में क्या है? क्यू चार्ज है। और वो चार्ज आपका ना टाइम पे डिपेंड करता है, 2t+3। मान लो आपके पास में कोई क्यू चार्ज है, और वो क्यू चार्ज आपका किस पे डिपेंड कर रहा है बताओ? टाइम पे डिपेंड कर रहा है। मतलब क्या है सर इस बात का? देखो जैसे मान लो जब आपका टाइम 0 सेकेंड था, जब मान लो आपका टाइम कितना है 0 सेकेंड, तो जब आपका टाइम 0 सेकेंड रहा होगा तो क्यू की वैल्यू कितनी रही होगी बताओ? बस टाइम की जगह 0 डाल दो। तो 2 इंटू टी की जगह पे 0 डाल दिया, प्लस में 3। तो 2 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, प्लस में 3। और 0 + 3 कितना हो जाएगा बताओ? 3 गुलाम। तो मतलब जब आपका टाइम 0 था तो चार्ज कितना था? 3 गुलाम का। अब मान लो टाइम आपका 1 सेकेंड हो गया, तो टाइम आपका 1 सेकेंड हो गया, तो यहाँ पे टी की वैल्यू 1 डाल दो। तो क्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 इंटू टी की जगह पे 1, प्लस में 3। 2 इंटू 1 2, प्लस 3। तो कितने गुलाम का चार्ज हो गया? 5 गुलाम का चार्ज। तो इसका मतलब जो आपका चार्ज है ना, वो चार्ज किस पे डिपेंड कर रहा है बताओ आप लोगों का? टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो सर चार्ज हमारे पास में टाइम पे डिपेंड कर रहा है। अब वो बोल रहा है कि जब आपका टाइम जो है वो जब 0 सेकेंड था, और जब आपका टाइम कितना हो गया बताओ? 2 सेकेंड हो गया। तो जब आपका टाइम 0 सेकेंड है, पहले आपका टाइम 0 सेकेंड था, और अब आपका टाइम कितना हो चुका है बताओ? 2 सेकेंड हो चुका है। तो जब आपका टाइम 0 सेकेंड था और जब आपका टाइम 2 सेकेंड हो गया, तो बताओ आप लोगों का कितना करंट फ्लो हुआ होगा? कितना आप लोगों का करंट फ्लो हुआ होगा? तो ये आपसे करंट पूछ रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, ये करंट तो पूछ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये कौन सा करंट पूछ रहा है? देखो आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं। बोल रहा है कि जब आपका टाइम 0 से कितना सेकंड हो गया? 2 सेकंड। तो 2 पॉइंट दे दिए कि नहीं दे दिए बताओ? और जब भी आपको 2 पॉइंट दे देगा ना, तो इसका मतलब ये कौन सा करंट पूछ रहा है बताओ आपके पास में से? एवरेज करंट पूछ रहा है। कौन सा करंट पूछ रहा है बताओ आप लोगों का? एवरेज करंट। अब देखो एक काम कर देता हूँ, मैं पहले वाले टाइम को T1 बोल देता हूँ, दूसरे वाले टाइम को T2 बोल देता हूँ। तो देखो जब आपकी T1 की वैल्यू 0 सेकेंड रही होगी, तो T1 की वैल्यू अगर 0 सेकेंड है तो Q की वैल्यू कितनी रही होगी? Q की वैल्यू को मैं Q1 बोल देता हूँ। फिर जब टाइम T1 है तो Q की वैल्यू को Q1 लिख लेते हैं। तो 2 इंटू, अब इस T की जगह पे भी तो T1 आ जाएगा ना भाई, इस T की जगह पे भी कितना आ जाएगा बताओ आप लोगों का? T1 आ जाएगा। और प्लस में कितना आ जाएगा? 3। इसको सॉल्व करना जरा। 2 ऐसे ही ठीक है। T1 की जगह पे कितना रखोगे? 0 और प्लस में 3। 2 इंटू 0 इज 0, और 0 + 3, तो यानी कि Q1 की वैल्यू कितनी आ चुकी है बताओ आप लोगों की? 3 गुलाम। Q1 की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 3 गुलाम। तो जब आपका टाइम 0 सेकेंड था तो चार्ज कितना फ्लो हो रहा था? 3 गुलाम का। अब मान लो आपका टाइम T2 कितना हो चुका है बताओ आप लोगों का? 2 सेकेंड। तो जब टाइम T2 है तो Q की वैल्यू भी क्या हो चुकी होगी? Q2। 2 इंटू टी की जगह पे कितना लिखोगे बताओ आप लोग? T2। भाई इनके बीच में कोई साइन नहीं है ना, मतलब मल्टीप्लाई का साइन है। तो टी की जगह पे T2 और प्लस में 3। समझ गए ना बात को मैं क्या कह रहा हूँ? कि ये जो 2 है और ये टी है, इनके बीच में कोई साइन नहीं होता, तो इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन नहीं होता है, ठीक है। तो ध्यान से अगर आप लोग देखोगे तो 2 इंटू T2 की वैल्यू कितनी है बताना जरा मेरे को? T2 की वैल्यू तो सर 2 हो चुकी है, देखो ना 2 सेकेंड। तो 2 प्लस में 3, तो आ जाएगा 2 2 4 प्लस में 3, और 4 + 3 कितना होता है? 7। तो यानी कि Q2 की वैल्यू कितनी आ चुकी है बताओ आप लोग की? 7 गुलाम।
तो Q2 की वैल्यू कितनी आ चुकी है बताओ हमारे पास में 7 कूलाम। अब आपका आई एवरेज निकल जाएगा कि निकल जाएगा बताओ, बहुत ईजी। आई एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, Q2 माइनस Q1 अपॉन में कितना T2 माइनस में T1। ये फॉर्मूला तो मैंने आपको पढ़ाया। Q2 माइनस में Q1 अपॉन में T2 माइनस में कितना आ जाएगा बताओ आप लोग का, T1 आ जाएगा। तो बस अब आई एवरेज की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है इसमें। Q2 की वैल्यू कितनी आई है बताओ 7 माइनस Q1 की वैल्यू कितनी आई है बताओ 3 अपॉन T2 की वैल्यू कितनी है बताओ आप लोग की, T2 की वैल्यू है 2 सेकंड, यहाँ देखो ना, T2 की वैल्यू है 2 और T1 की वैल्यू है 0। तो T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 माइनस T1 की वैल्यू आ जाएगी 0। तो 7 माइनस 3 कितना हो गया बताओ 4, 6 बाई 4 और 2 माइनस 0 कितना हो जाएगा 2। तो 4 अपॉन 2 कितना हो जाता है 2 हो जाता है ना भाई, 4 को 2 से डिवाइड करो तो 2 आ जाएगा, 2 2 सा 4। और करंट है तो करंट की यूनिट क्या हो जाएगी एम्पियर। तो आप देख लो जो आपका एवरेज करंट आया वो कितना आ चुका है बताओ, 2 एम्पियर का एवरेज करंट आ गया। समझे बात को। तो इस तरीके से आप लोगों का ये वाला जो पहला करंट है एवरेज करंट, आई होप आपको एवरेज करंट समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के करंट की बात करते हैं एंड दैट इज योर इंस्टेंटेनियस करंट। तो नेक्स्ट करंट जो आपको देखना होता है ना बेसिकली, वो कौन सा करंट आता है बताओ आप लोगों का। तो सेकंड जो हमारे पास में आएगा वो आएगा आप लोगों का कौन सा, इंस्टेंटेनियस करंट। तो सेकंड जो हमारे पास में करंट आता है, सेकंड टाइप ऑफ करंट जो आता है आप लोगों का, वो आता है हमारे पास में इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, क्या आता है हमारे पास में इंस्टेंटेनियस करंट। अब आप बोलोगे सर ये इंस्टेंटेनियस करंट का मतलब क्या होता है। देखो बहुत सिंपल सी बात है, जैसे मैं आपको बोल रहा था ना कि जब आप लोग यूके से दिल्ली गए, इसी में समझ लेते हैं, जब आप लोग उत्तराखंड से दिल्ली गए तो आप 2 पॉइंट्स के बीच की बात कर रहे थे ना यार, कि उत्तराखंड से दिल्ली तक मेरी जो एवरेज स्पीड है वो कितनी थी। लेकिन अगर मान लो यूके से दिल्ली जाने में बीच में हरिद्वार पड़ रहा है मान लो, तो आप अगर ये पूछो कि पर्टिकुलर हरिद्वार में आपकी कितनी स्पीड है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं आपसे पूछूं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, तो अगर आपसे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपकी स्पीड पूछ ली जाएगी ना, तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है। जैसे अगर यूके से दिल्ली तक कितनी है, ये तो 2 पॉइंट्स की बात है ना। लेकिन अगर मैं आपको पर्टिकुलरली पूछूं कि हरिद्वार में आपकी इतनी स्पीड है, तो वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है ये समझ में आया आप लोगों को। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। तो जब भी आप लोग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट पे बात कर रहे होते हो ना, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, तो जब भी आप लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बात कर रहे होते हो ना, तो वो आपका इंस्टेंटेनियस को डिनोट करता है, ठीक है। दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस। आई होप आपको ये वाली बात तो समझ में आ चुकी होगी, है ना। ठीक है सर, ये तो हमको समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब मुझे एक बात बताओ, इंस्टेंटेनियस करंट आप कैसे निकाल लोगे। तो इंस्टेंटेनियस करंट को पहले तो डिनोट करते हैं, या तो आप लोग आई लिख करके ऐसे INS लिख दो, इंस्टेंटेनियस के लिए INSC लिख दो इंस्टेंटेनियस, या पूरा भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। आई इंस्टेंटेनियस लिख दो, या फिर आप स्मॉल आई करके ऐसे इंस्टेंटेनियस लिख दो। वैसे INSC ही लिख दिया तो करो, है ना, इंस्टेंटेनियस। पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं होती, अभी मैंने लिख दिया पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। बट इंस्टेंटेनियस को आप ऐसे लिखा करो, आई लिखा, आई तो करंट के लिए हो गया, और फिर इंस्टेंटेनियस, बस आई इंस्टेंटेनियस। और आई इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला क्या होता है बताओ आप लोगों का। आई इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला होता है हमारे पास में DQ अपॉन में कितना DT। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंस्टेंटेनियस करंट। तो इंस्टेंटेनियस करंट का क्या फॉर्मूला होता है बताओ आपके पास में। इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला होता है हमारे पास में DQ अपॉन में DT। अभी निकलता कैसे ये मैं आपको समझाता हूँ कि इंस्टेंटेनियस करंट किस तरीके से आप लोगों का निकलेगा। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ इसको, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं इसको। जैसे एक बेसिक सी बात मैं आपको बोलूँ, एक बेसिक सा फंडा समझते हैं, और फिर आपको ये आई होप इंस्टेंटेनियस करंट जो है आप लोगों का वो क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में इंस्टेंटेनियस करंट होता क्या है ना। तो एग्जांपल में मैंने ये बोला कि जैसे मान लो आपके पास में इस तरीके से दे रखा है क्या, Q इज इक्वल टू 2t², है ना। क्या दे रखा है आपके पास में, Q इज इक्वल टू 2t²। और अब आपको बोला कि जब आपका टाइम 3 सेकेंड है ना, at t is equal to 3 सेकेंड, at t is equal to 3 सेकेंड फाइंड करंट। अब सिंपल सी बात, आप लोग एक चीज समझो कि उसने एक पर्टिकुलर पॉइंट दे दिया ना आपको 3 सेकेंड,
उसने बोला कि एक पर्टिकुलर पॉइंट है 3 सेकंड। अब उसने ऐसा नहीं बोला, जैसे अगर आप पीछे वाला एग्जाम्पल देखो ना, तो पीछे वाले एग्जाम्पल में उसने क्या बोला था कि जब 0 सेकंड से 2 सेकंड तक का टाइम हुआ ना, तब आप करंट बताओ। तो यानी कि इसमें उसने 2 पॉइंट दिए थे, बट यहाँ उसने 2 पॉइंट नहीं दिया आपको। यहाँ पे उसने सीधा क्या बोला आप लोगों को, सीधा बोला कि जब टाइम 3 सेकंड है तो बताओ कितना करंट है। तो इसका मतलब जो करंट मुझे निकालना है, जो करंट मुझे निकालना है वो कौन सा करंट है बताओ आप लोग का, इंस्टेंटेनियस करंट। तो जो आपका करंट होगा वो कौन सा करंट होगा बताओ आप लोग का, आई इंस्टेंटेनियस। आई इंस्टेंटेनियस के लिए क्या करते हैं बताओ हम लोग, डी क्यू अपॉन में डी टी। अब ध्यान से अगर आप लोग देखो तो डी तो आपके पास में ऐसे ठीक है, डी टी भी ऐसे ठीक है। इस क्यू की जगह पे तो मैं ये लिख सकता हूँ ना 2t², यही तो वैल्यू दे रखी है। तो ये वाला जो क्यू है, इस क्यू की जगह पे क्या लिख सकते हैं बताओ हम लोग, 2t²। क्यू क्या है यहाँ पे, चार्ज। क्यू हमारे पास में चार्ज है, ठीक है। तो बस अब एक चीज़ देखो, ये टू तो आपका कांस्टेंट है ना भाई, टू सबको पता होता है कि ये जो आपका टू होता है, दिस टू इज कांस्टेंट, समझ रहे हो। और जो टी है आपका वेरिएबल है, मतलब कांस्टेंट वैल्यू है ना, 2 3 4 5, ये जो -2 -3 -4 ये सब कांस्टेंट नंबर होते हैं, है ना। जैसे आपको कभी भी ये दे रखा है -2, याद रखना, -2 -3 2 4 1 0 √2, ये सब कांस्टेंट वैल्यूज है भाई। कांस्टेंट मतलब इनकी वैल्यू थोड़ी ना बदलती है। आप मुझे बताओ 2 की वैल्यू 3 थोड़ी ना होगी, तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। लेकिन ये जो x y z t ये जो सब होता है ना, इनको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं, क्योंकि आप कभी x की वैल्यू 2 भी मानते हो, कभी आप x की वैल्यू 3 भी मानते हो, तो ये सब तो आपके वेरिएबल होते हैं, है ना। तो जो कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाएगा, तो 2 तो बाहर आ जाएगा। तो d बाई डी टी किसका हो जाएगा बताओ आप लोगों का, तो d बाई डी टी हो जाएगा आपका t² का। d बाई डी टी किसका हो जाएगा, t² का। अब d बाई डी टी t² का कैसे होगा, इसके लिए ना बेसिकली मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n का। तो x की पावर n का क्या डिफरेंशिएशन होता है, देखो ये जो n होता है ये आगे आ जाता है, x आपका ऐसे ही रहता है, और साथ में कितना बन जाता है n-1। मैं समझाता हूँ, ये फॉर्मूले आपके ऊपर से क्या होगा। एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे, जैसे आपको ये बोला d बाई डी एक्स है और साथ में x की पावर 3 है, तो देखो ये x तो सेम है, ये जो 3 है ना आप लोगों का, ये 3 n की तरह बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो n को आगे लेके आओ, मतलब ये जो 3 है, इस 3 को आगे लेके आओ, x को एज इट इज रखो, और n-1 मतलब कितना, 3-1, तो ये बन जाएगा 3x की पावर 3-1 कितना हो जाएगा बताओ, 2। तो इस तरीके से हो जाता है आप लोगों का ना, तो ऐसे ही देखो। लेकिन एक बात याद रखना, अगर यहाँ पे x लिखा हुआ है ना आप लोगों का, तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए सर, x होना चाहिए। अगर यहाँ पे y होता तो यहाँ पे भी y होना चाहिए। मतलब समझ रहे हो ना मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ, कि अगर आप लोगों का जैसे यहाँ पे ऐसा लिखा है d बाई डी वाई, तो यहाँ पे भी y² या y³ ऐसा कुछ होना चाहिए। मतलब अगर यहाँ y है तो यहाँ भी y होना चाहिए। अगर यहाँ पे डी जेड होता तो यहाँ पे भी z की पावर 4 में z होना चाहिए, बस जो यहाँ होगा वो यहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे अगर आप लोग देखोगे तो ये 2 तो चलो ऐसे ही ठीक है। इस वाले t² में देखना, यहाँ t है यहाँ भी t है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ x यहाँ भी x था, तो क्या रूल बताया मैंने, ये जो पावर लिखी है इसको आगे लेके आओ, ये जो 2 है ना इसको आगे लेकर के आओ, t को सेम रखना है। जैसे यहाँ पे देखो n को आगे, x की पावर n थी ना, n को आगे लेके आना था, x को ऐसे रखना था, तो 2 को आगे लेके आए, t को ऐसे ही रखा, और ऊपर n-1 मतलब यही तो n है, 2 ही तो n है ना आप लोगों का, तो 2-1 हो जाएगा। तो कितना आ चुका है बताओ आप लोगों का, 2 इंटू में 2 टी की पावर 2-1 कितना हो जाएगा बताओ, टी की पावर 1। और टी की पावर 1 कितना होता है सर, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4। और टी की पावर 1 तो टी होता है, तो कितना आंसर आ गया बताओ आप लोगों का, 2 इंटू 2 इज 4, और 4t आ जाएगा भाई। 5 की पावर 1 कितना होता है बताओ, 5। 6 की पावर 1 कितना होता है बताओ, 6। तो t की पावर 1 भी कितना होगा बताओ, t तो होगा। समझ गए ना बात को, इस तरीके से। तो 4t आ गया कि नहीं आ गया बताओ। तो जो आपका आई इंस्टेंटेनियस निकला, वो आई इंस्टेंटेनियस कितना निकल चुका है बताओ आप लोगों का, 4t निकल चुका है सर। अब आपको टाइम दे रखा है तो उस टाइम पे आप पुट कर लो, टाइम कितना बोला है आप लोग को, 3 सेकंड। तो एट t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे निकाल लो। तो एट t इज इक्वल टू 3 सेकंड, तो t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे आई इंस्टेंटेनियस कितना निकल चुका है बताओ आप लोगों का। ये निकल चुका है सर 4 इंटू में t है ना, 4t निकला ना, तो 4 इंटू में टी की जगह पे कितना पुट कर लोगे, 3। तो आई इंस्टेंटेनियस कितना निकल चुका है बताओ आप लोगों का, आई इंस्टेंटेनियस निकल चुका है आप लोगों का 12। और करंट है तो करंट की यूनिट एम्पियर आ जाएगी आप लोगों की। तो दिस इज योर इंस्टेंटेनियस करंट,
है ना, 12 एम्पियर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आपको ये समझ में आया, बताओ इंस्टेंटेनियस करंट कैसे निकालते हैं, है ना। तो मैंने आपको एवरेज करंट भी बता दिया, इंस्टेंटेनियस करंट भी बता दिया। अब देखो, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक करंट की, तो इलेक्ट्रिक करंट जो होती है ना बेसिकली वो कैसी क्वांटिटी होती है, इसके ऊपर भी सवाल आता है। तो याद रखना, इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अब मैं आपको रीज़न बताता हूँ उसके पीछे का, पहले हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट पर लिख लो, फिर मैं आपको समझाता हूँ इसका क्या एक्सप्लेनेशन है। इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो अगर आपको स्केलर क्वांटिटी नहीं भी पता है क्या होती है, टेंशन मत लो, मैं अभी आपको समझा दूंगा कि इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या है। देखो, होता क्या है कि जो आपकी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, है ना, क्या होती है हमारे पास में, फिजिकल क्वांटिटीज। तो देखो बेटा, जो भी आपकी पहले फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है। सर फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं ना जिनको हम लोग मेजर कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिनको आप लोग क्या कर सकते हो, बताओ, मेजर कर सकते हो। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लो आप, ये पेन है, तो क्या इस पेन की लेंथ को आप मेजर कर सकते हो। यस सर। तो पेन की लेंथ को आप लोग मेजर कर सकते हो। मान लो आप मार्केट गए, मार्केट से आप लोग एप्पल लेकर के आए, तो क्या एप्पल का वेट या फिर उसका मास, क्या वो वजन या वो उसका मास वो मेजर कर सकते हो क्या। यस सर। तो सिंपल सी बात है, जिन भी चीज़ों को आप मेज़र कर सकते हो, आप एक बार बताओ आपकी बॉडी का कितना टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर भी आप मेज़र कर सकते हो कि नहीं कर सकते। तो सिंपल सी बात है, जिन क्वांटिटीज़ को हम लोग मेज़र कर सकते हैं ना, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं सर फिजिकल क्वांटिटीज़। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ आपकी दो तरीके की होती हैं, है ना। फिजिकल क्वांटिटीज़ कितने तरीके की होती हैं हमारे पास में, दो तरीके की। एक होती है हमारे पास में जिनको हम लोग नाम देते हैं किसका, स्केलर क्वांटिटीज़ का। मैं समझाता हूँ ये क्या है। और दूसरी जो क्वांटिटीज़ होती हैं हमारे पास में, उनको हम लोग नाम देते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ का। देखो, स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं आपके पास में, याद रखना, जो आपकी स्केलर क्वांटिटीज़ होगी ना, स्केलर क्वांटिटीज़ के पास में दो चीज़ें होती हैं। पहला तो इसके पास में मैग्नीट्यूड होता है, और दूसरा इसके पास में यूनिट होती है। तो बेसिकली स्केलर क्वांटिटीज़ के पास में दो चीज़ें आपको मिलेंगी, एक आपको इसके पास मैग्नीट्यूड मिलेगा, और एक आपको आपको इसके पास में क्या मिलेगा, बताओ, यूनिट मिलेंगी। तो दो चीज़ें मिलती हैं आप लोगों को, एक मैग्नीट्यूड हो गया, एक यूनिट हो गई। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे मान मान लो आप मार्केट गए और मार्केट से आपने बोला कि अंकल जी एप्पल दे दो भाई साहब मेरे को। एप्पल कितना चाहिए आप लोगों को, मान लो 2 kg एप्पल चाहिए आपको। तो ये जो दो होगा आप लोगों का, ये जो दो होगा आप लोगों का, एक बार बताओ, ये जो दो है, इस दो को ही हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड। तो ये जो वैल्यू होती है ना, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, तो ये जो वैल्यू होती है, और केजी क्या होता है बताओ आप लोगों का, यूनिट। तो सिंपल सी बात ये है, अब एप्पल का आप 2 kg लेके आए, और 2 kg क्या है बताओ, इसका मास। तो यानी कि मास क्या है आप लोगों की, मास देखो एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है ना जिसके लिए एक वैल्यू की ज़रूरत थी, मतलब एक मैग्नीट्यूड की ज़रूरत थी, एक यूनिट की ज़रूरत थी। यहाँ पे आप अंकल को ये थोड़ी ना बोलोगे कि अंकल जी मुझे एप्पल दे दो ईस्ट डायरेक्शन में, 2 kg एप्पल दे दो ईस्ट डायरेक्शन में, 2 kg एप्पल दे दो वेस्ट डायरेक्शन में। मतलब स्केलर क्वांटिटीज़ के लिए आप ऐसा बोल सकते हो, स्केलर क्वांटिटीज़ डू नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन। ये आपकी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती हैं, डू नॉट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन, ये आपकी डायरेक्शन पे डिपेंड ही नहीं करती। अब आप ऐसा थोड़ी ना बोलोगे 2 kg एप्पल दे दो ईस्ट डायरेक्शन में, तो वो तो गलत बात हो जाएगी ना सर। समझ रहे हो बात को, है ना। तो इस तरीके से, अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, ये इस तरीके से एक आपके पास में रॉड है। अब ये रॉड आपकी 2 मीटर की है, तो ये जो दो हो जाएगा ये तो आपका मैग्नीट्यूड हो गया। तो क्या हो गया बताओ आप लोगों का, मैग्नीट्यूड। और मीटर क्या हो गई बताओ आप लोग की, यूनिट। तो बस अब ये रॉड की क्या होगी, एक्चुअल में लेंथ होगी ना। तो लेंथ भी कैसी है आप लोगों की, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि उसके लिए मैग्नीट्यूड और यूनिट की ज़रूरत है सिर्फ। आप ऐसा थोड़ी ना बोलोगे इसकी लेंथ है 2 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में, या इसकी लेंथ है 2 मीटर वेस्ट डायरेक्शन। अब लेंथ के लिए आप ये थोड़ी ना बोलोगे कौन सी डायरेक्शन, तो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती। बट जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती है ना, वेक्टर क्वांटिटीज़ के लिए चाहिए होती है तीन चीज़ें, कौन कौन सी। फर्स्ट आता है इसके लिए इसका मैग्नीट्यूड, जो मैंने अभी यहाँ पे भी बताया आपको। दूसरा, वेक्टर के लिए उसकी यूनिट भी होनी चाहिए। और तीसरा, वेक्टर के लिए वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए।
किसको फॉलो करना चाहिए, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को। अब आपके माइंड में 101% ये सवाल आ रहा होगा कि सर ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है, हमें तो यही नहीं पता। तो कोई टेंशन नहीं है, मैं आपको अभी ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से समझाऊंगा कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है। बट बेसिकली वेक्टर क्वांटिटीज़ के लिए 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, मैग्नीट्यूड, यूनिट और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। अब हम लोग समझते हैं कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है हमारे पास में, उसको हम लोग समझ लेंगे तो फिर आपको ज़्यादा बेटर समझ फील आएगा, ठीक है। जैसे मान लो, इसको मैं समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास में यहाँ पे हमारी अर्थ है, ज़मीन है, और यहाँ पे आप लोगों का क्या रखा हुआ है, इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक ब्लॉक रखा हुआ है, एक डब्बा रखा हुआ है, बॉक्स रखा हुआ है, जो भी रखा है। इसका जो मास है ना, वो मास आप लोगों का 5 kg का, ऐसे समझ लो। इसका मास कितना है आप लोगों का, 5 kg का है। अब एक इंसान आया और एक इंसान ने इस पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है। और एक इंसान दूसरा यहाँ से आया और उसने इस पे फिर से कितने का फोर्स लगा दिया, 5 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। तो ये तो आपका केस नंबर 1 ले रहा हूँ मैं, ठीक है, ध्यान से देखना। तो एक्चुअल में अगर मैं बात करूँ ना, तो ये एक्चुअल में एक फोर्स लगा रहे हैं। आप क्या लगा रहे हैं बताओ, ये इंसान भी इस ब्लॉक पे क्या लगा रहा है, फोर्स। और फोर्स की यूनिट आप सबको पता है न्यूटन होती है। तो बेसिकली ये फोर्स लगा रहे हैं। अब जो भी ये फोर्स लगा रहे हैं ना, देखो इस इंसान ने कितनी फोर्स लगाई, 5 न्यूटन की, और इस इंसान ने भी कितनी फोर्स लगाई बताओ, 5 न्यूटन की। तो दोनों इंसान तो फोर्स लगा रहे हैं ना, दोनों की फोर्स तो जुड़ेगी ना एक तरीके से। भाई ये इंसान भी 5 लगा रहे हैं यहाँ से, ये इंसान भी 5 लगा रहे हैं। जैसे मान लो ये पेज है, 5 न्यूटन की फोर्स यहाँ से, 5 न्यूटन की फोर्स यहाँ से। तो ये डब्बा हिलेगा थोड़ी ना आप लोगों का। इसका मतलब इस बॉक्स का तो कोई मूवमेंट हो ही नहीं रहा। तो एक्चुअल फोर्स कितने की लग जा रही है आप लोगों की, 0 न्यूटन की। फोर्स कुछ लग ही नहीं पा रही। पर आप बोलोगे ना कि 5 इसने लगाई और 5 इसने लगाई, तो ओवरऑल तो आप लोग जोड़ ही रहे हो ना फोर्स को। ओवरऑल तो अगर आप लोग देखो तो नेट फोर्स की बात कर रहे हो ना आप लोग। नेट फोर्स मतलब टोटल फोर्स कितनी लगी। तो टोटल फोर्स 5 इसने लगाई, 5 इसने लगाई, लेकिन डब्बे का मूवमेंट हुआ नहीं, तो आपने बोल दिया 0 न्यूटन। अब देखो, केस नंबर 2 की बात करता हूँ मैं। जैसे मान लो आपके पास में यही आप लोग की सिचुएशन है, ये अर्थ है, ये आपने ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास 5 kg है। अब एक इंसान आया, उसने इधर की साइड से 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, और दूसरा इंसान आया, उसने यहीं से सीधा 5 न्यूटन का फोर्स एक और लगा दिया। तो अब मुझे बताओ कि 5 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन, क्या ये बॉक्स इधर की साइड में मूव करेगा? यस सर। और वो 10 न्यूटन के फोर्स से मूव करेगा कि नहीं करेगा? यस। तो इसका मतलब ये है कि कभी तो 5 और 5 जुड़ के आपको कितना आंसर देता है, 0। और कभी 5 और 5 आपको कितना आंसर दे रहा है भाई साहब जुड़ के, 10। तो ये एडिशन तो आपने कभी नहीं पढ़ा ना। आपने तो हमेशा 5 और 5 कितना पढ़ा है, 0 10 ही पढ़ा है। और 5 और 5 होता ही 10 है भाई। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो फोर्स है ना आपकी, फोर्स की डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है। कैसे सर? देखो, एक इंसान इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है, एक इंसान इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन वाली फोर्स है। और एक इंसान इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, दूसरा भी इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो ये सेम डायरेक्शन में फोर्स है। तो इसका मतलब ये है आप लोगों का कि जब आपकी फोर्स की हम लोग बात करते हैं, तो फोर्स अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में तो एक दूसरे को कैंसिल कर रही है, और फोर्स अगर सेम डायरेक्शन में तो वो जुड़ जा रही हैं। तो 5 + 5 जुड़ के 0 भी हो सकता है, और 5 + 5 जुड़ के 10 भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि डायरेक्शन क्या है। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है तो कट जाएंगी, सेम डायरेक्शन है तो जुड़ जाएंगी। तो इस तरीके का जो एडिशन होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। आपने ऐसा एडिशन तो कभी पढ़ा नहीं है। तो ऐसी एडिशन को हम लोग बोलते हैं क्या, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो अगर मैं बात करूं फोर्स की ना, तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों सर? क्योंकि फोर्स के लिए डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है कि नहीं होती। तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं विच डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन, जो डायरेक्शन पे डिपेंड करेंगी। डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन, जो आपकी डायरेक्शन पे डिपेंड करती हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। अगर आपको ये वाला पॉइंट तो क्लियर हो गया ना, बताओ। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं डिस्टेंस के बारे में, जैसे मान लो एक इंसान है। अब एक इंसान 5 मीटर इधर की तरफ चला, और वही इंसान 5 मीटर फिर इधर की तरफ चला, है ना। 5 मीटर इधर की तरफ चल रहा है, 5 मीटर इधर की तरफ चल रहा है, तो यानी कि टोटल कितना चला वो बताओ। अगर अगर मैं आपसे पूछूं टोटल उसने डिस्टेंस कितने कवर करी है, तो आप बोलोगे सर टोटल डिस्टेंस तो उसने कितनी चली, 5 मीटर प्लस में 5 मीटर, तो 5 मीटर प्लस 5 मीटर कितना हो गया, 10 मीटर। अब यही इंसान है, मान लो 5 मीटर इधर की तरफ चला और फिर 5 मीटर आगे की तरफ चला, तो 5 + 5 अभी भी आपको डिस्टेंस कितनी मिल रही है बताओ,
डिस्टेंस आपको अभी भी 10 मीटर की मिलेगी। तो सिंपल सी बात कहने का मतलब ये है आप लोगों का कि जो आप लोगों की डिस्टेंस है वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। आप किसी भी डायरेक्शन में चलोगे, आप किसी भी डायरेक्शन में चलोगे तो सिंपल सी बात क्या बोलने वाला है वो, आप मतलब देखो यहाँ पे ये इंसान ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा था और यहाँ पे ये सेम डायरेक्शन में चल रहा है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में चले चाहे सेम डायरेक्शन में चले, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्टेंस आपकी सेम ही रहने वाली है। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ कि इलेक्ट्रिक करंट के साथ क्या फंडा होता है। जैसे मान लो एक वायर है और इस वायर से आप लोगों को कितना एम्पियर का करंट आ रहा है, फॉर एग्जांपल 10 एम्पियर का करंट आ रहा है। तो ये मैंने वायर ले ली और इस वायर से कितने एम्पियर का करंट आ रहा है, 10 एम्पियर का। अब मैंने एक तार इधर भेजी और यहाँ पे मैंने एक बल्ब लगा दिया इस तरीके से, ये आपका बल्ब है, बल्ब नंबर 1, 0 वाट का बल्ब चलाते, और ये आपका बल्ब नंबर 2 है। तो ये रहा हमारा बल्ब वाट 2। ठीक है, तो ये आपका बल्ब नंबर 1 और ये आपका बल्ब नंबर 2 है। ठीक है सर, अब मेरा सवाल ये है कि 10 एम्पियर का मैंने करंट भेजा, 5 एम्पियर का करंट इस तार में गया और 5 एम्पियर का करंट इस तार में गया। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये 5 और 5 एक दूसरे को कैंसिल करेंगे? क्योंकि आपने फोर्स में तो यही पढ़ा है ना, ध्यान से देखो, फोर्स में तो आपने यही पढ़ा है कि फोर्स अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है तो 5 एम्पियर की फोर्स अगर इस डायरेक्शन में है और 5 एम्पियर की 5 न्यूटन की फोर्स अगर इस डायरेक्शन में, 5 न्यूटन की फोर्स इस डायरेक्शन में, तो अगर फोर्सेस अलग अलग डायरेक्शन में तो एक दूसरे को कट कर देती हैं। जीरो आता है कि नहीं आता? ऐसे ही देखो, 5 एम्पियर करंट इस डायरेक्शन में, 5 एम्पियर करंट इस डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या वो एक दूसरे को कैंसिल करके बल्ब को नहीं जलाएंगे? तो आंसर है गलत है ये भाई। 5 एम्पियर का करंट अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो वो इस बल्ब को भी जलाएगा, और 5 एम्पियर का करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इस बल्ब को भी जलाएगा। समझ रहे हो ना आप बात को? तो सिंपल सी बात ये है कि डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। 5 और यहाँ से अगर आपने 5 एम्पियर का करंट भेजा और यहाँ पे भी 5 एम्पियर का करंट भेजा, अच्छा अगर आप इसको सेम डायरेक्शन में भेजते, मतलब एक बल्ब है आप लोगों का, यहाँ पे एक बल्ब है, पहले मैंने इसको 5 एम्पियर का करंट दिया, ठीक है, पहले मैंने इसको कितना एम्पियर करंट दिया बताओ, 5 एम्पियर का, और वापस मैंने इसको एक और 5 एम्पियर का करंट दे दिया, फिर 5 एम्पियर का करंट दिया। तो देखो यहाँ पे तो डायरेक्शन कैसी थी बताओ आप लोग की? ऑपोजिट डायरेक्शन थी। यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन है आपकी? ऑपोजिट डायरेक्शन। और यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन है बताओ आप लोग की? सेम डायरेक्शन। तो इसको चाहे आप लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में 5-5, अब देखो यहाँ भी 5 और 5 जुड़ के 10 ही आ रहा है ना भाई। यहाँ का 5 एम्पियर से भी ये बल्ब चल रहा है, यहाँ के 5 एम्पियर से भी ये बल्ब चल रहा है, और यहाँ पे भी अगर आप लोग देखोगे तो 5 और 5 जुड़ के कितना आ रहा है आप लोग का? 10 एम्पियर ही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे डायरेक्शन पे डिपेंड करती ही है स्केलर क्वांटिटी। तो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज, क्योंकि इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन, क्योंकि इट किस पे डिपेंड नहीं करती, इट डू नॉट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन, क्योंकि ये आप लोगों की डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है। इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं बताओ, कि जो आप लोगों की इलेक्ट्रिक करंट होती है वो कैसी क्वांटिटी होती है भाई साहब? दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी।